करेंगे कि ये कंपाउंड 100% प्योर हो चुका है ना। पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क यू कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCl, तो क्या ऑर्गेनिक है? मैं बोल तो रहा हूँ कार्बन और हाइड्रोजन, जो दोनों तुम कह रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन। और CH3COOH एसिटिक एसिड, उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो क्या ऑर्गेनिक नहीं है ये? हाँ, कार्बन कंपाउंड्स विच आर रिलेटेड टू द लिविंग, जो कार्बन कंपाउंड लिविंग बॉडीज में पाए जाते हैं या लिविंग बॉडी से उनका संबंध है, वही कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। और वो कार्बन कंपाउंड जिनका लिविंग बॉडी से कोई संबंध नहीं होता, दैट मीन्स दे आर फाउंड एज द मिनरल्स, केमिकल्स है ना, केमिकल तो कार्बन कंपाउंड भी, दे आर फाउंड एज द मिनरल्स। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट किसके रूप में पाया जाता है? बेकिंग सोडा के रूप में। सोडियम कार्बोनेट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और तुम कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बनती है, ऑक्सीजन जाती है, प्रोटीन्स और इनका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, ऑक्सीडेशन होता है, CO2 निकलती है। अगर CO2 हमारे काम की होती तो CO2 निकलती ही क्यों? हमारे काम की नहीं थी जब तो निकली, लिविंग सिस्टम के काम की नहीं थी जब तो उसको एक्सपेल किया। अगर काम की होती तो क्यों एक्सपेल करते? हम सेब खाते हैं, वो हमारे शरीर से, हमारे मुंह से निकलता है, वो हमारे काम का है, हमारी बॉडी के काम का, मेटाबॉलाइज होता है हमारे शरीर में। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि हम किसी भी चीज को प्योरीफाई क्यों करते हैं? बताओ क्यों करते हैं प्योरीफाई? बोलो। किसी भी चीज को तुम जैसे मार्केट से घी ले लोगे, तुम्हारी कोशिश होती है बिल्कुल 100% प्योर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई प्योर? और कोई वेजिटेरियन को डालडा घी दे दे और 1 किलो दे दे, तो वो तो क्वांटिटी देसी घी की भी 1 किलो है और उसकी भी 1 किलो है। दैट मीन्स वी ट्राई टू गेन द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा उद्देश्य क्या है? जो हमारा उद्देश्य है कि हमें ऐसी इच्छित गुण वाली चीज मिले, वो इच्छित गुण उस चीज में जो हम इच्छा कर रहे हैं, डिजायर्ड हमारी है कि उसमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे हमें दूध से प्रोटीन्स मिलती है ना, कंप्लीट फूड है, तो हम क्या सोचेंगे कि प्योर से प्योर दूध मिले, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स मिले, प्रोटीन्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, दैट मीन ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट फूड, हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो। तो क्या है ना, अब बात आती है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक ये प्योर है या नहीं। अब तुमको देसी घी लिया है, तुम्हें क्या पता है कि ये प्योर है या नहीं? कैसे पता लगा? अब जैसे फ्रूटी पे लिखा आता है मैंगो फ्रूटी, सब पूरी दुनिया खिलाती है मैंगो फ्रूटी, मैंगो फ्रूटी, मैंगो फ्रूटी। कभी पढ़ा है उस पर क्या लिखा? उस पर लिखा होता है पल्प प्लस शुगर प्लस एडिटिव्स विल वाटर, और ये भी नहीं लिखता किसका पल्प है वो। तो मैंगो पल्प नहीं लिखता, खाली पल्प लिखता है। और मैंगो पल्प तुम्हें 10 रुपये का बना करके और बॉम्बे से यहाँ पे भेज देगी कंपनी, इतना तो खर्चा भी नहीं निकलेगा उसमें। तो
कहने का मेरा सेंस ये है कि हम कोई भी चीज़ हो, हमें पता है कि दूध से घी निकलता है, सब जानते हैं, लेकिन कितनी प्रोसेस की जाती है। पहले उसको मक्खन बन है ना, पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर उसका कर्ड बनाया जाता है, दही के रूप में जमाया जाता है, फिर उससे मक्खन निकाला जाता है, फिर मक्खन को गर्म किया जाता है, तब उसकी स्मेल से कहते हैं भाई घर का घी है, कितना अच्छा है, 100%। दैट मीन्स every pure substance has characteristic properties. The purity of a substance can be tested by only its characteristic properties. लेकिन साइंस के अंदर सबसे बड़ी एक और खराब, क्या खराब बात है? साइंस कहती है चाहे तुम्हारा कितना भी फास्ट फ्रेंड हो और तुमसे कहता है ले प्रसाद खा ले, नॉट टेक इट, जब तक तुम उसको टेस्ट न करो। लेबोरेटरी में जाइए, ग्लूकोज का टेस्ट होता है, फिर भी टीचर कहता है, तुम क्या कहते हो, अरे ग्लूकोज से खा ले। लेकिन टीचर कहता है नॉट टेक इट, लिखा नहीं और लिखा हुआ है उसके सामने साफ, इसको आपको चेक नहीं करना है। हो सकता है कि ग्लूकोज की जगह कुछ और दे दे वो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मेरा सेंस ये है कि किसी केमिस्ट्री के अंदर किसी भी केमिकल्स की अगर हमें प्योरिटी निकालनी है, दैट इज इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ईच एलिमेंट, each compound has its sharp NP and DP। अगर पानी 373 K पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है तभी हम कहेंगे दैट इज द वाटर, और अगर उससे आगे पीछे बॉयल होता है तो हम क्या करेंगे, दैट इज नॉट वाटर, इम्प्योर वाटर, है ना। साइंस मिनरल वाटर या आरओ के वाटर को भी प्योर नहीं मानता, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स obtained from natural sources or synthesized in laboratory are usually impure। कैसे होते हैं, impure होते हैं। So they are purified by different methods। ठीक है ना, डिफरेंट मेथड्स। अगला पॉइंट क्या है, मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन। तुमने अपनी जिंदगी में देखा कोई प्योरिफिकेशन मेथड? कोई तुमने कभी देखा है कोई चीज प्योर होती हुई देखी है? क्या देखा है? बनाते हैं डीजल वगैरह, वो पेट्रोलियम से कैसे करते हैं? उसका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, गैसियस फॉर्म में आता है जो पेट्रोलियम, सबका मिक्सचर होता है,
तो उसको जब बॉईल करते हैं तो डीजल का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट है, हाँ, तो हाँ। वो गैस फॉर्म में आ जाएगा। अगर हमने तुम्हें मान लिया दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ द पेट्रोल्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। हम ये कहेंगे साहब हम तो डिस्टिलेशन से नहीं करेंगे, हम तो फिल्ट्रेशन से करेंगे इसको प्योर, तो क्या ये पॉसिबल है? घरों में तुम्हारी बड़ी बहन है, माँ है ना, अनाज साफ करते देखा है? जब अनाज पिसने जाता है चक्की पर, उससे पहले वो साफ किया जाता है, और कितनी होशियार होती हैं, कभी वो उसको फटकती हैं, कभी हाथों से उसमें से कंकड़ियाँ चुनती हैं, कभी चलनी से छानती हैं, कितने मेहनत लगाती हैं, तब प्योरीफाई होता है। और वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, और तुम पढ़े लिखे जाओ, तुमसे कहा जाए कि गेहूँ साफ करते, अरे मम्मी कैसे साफ होंगे ये हैं? तो क्या सोच के लगाए थे उन्होंने डिफरेंट? किसी पर्टिकुलर कंपाउंड, किसी The applied purified method depends upon the differences between impurity and pure quality. इम्प्योरिटी में और प्योर कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? उसी डिफरेंस को पकड़ उन्होंने देखा कि जो अनाज में इम्प्योरिटी है वो तिनके वगैरह की है, लकड़ी वगैरह की है, दैट इज द लाइटर देन ग्रेन्स, इसलिए वो क्या हुआ, हवा से अलग कर दिया, हैवियर नीचे रह गया, थोता थोता हो गया। लेकिन देखा कि कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनको हम हैंड पिकिंग द्वारा सेपरेट करते थे, कुछ ऐसी इम्प्योरिटी थी कि उनको हाथ से चुनना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन वो अनाज के दाने से छोटी थी, इसलिए चलनी से छान दिया, अनाज का दाना नीचे चला गया, सॉरी इम्प्योरिटी नीचे रह गई, अनाज का। प्योरीफाइड मेथड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर कंपाउंड एंड, है ना। तो कौन कौन से हैं? एप्लाइड प्योरीफाइड मेथड, depends upon impurity, depends upon difference in properties of compound and impurity. On the basis of then organic compounds are purified by following methods. First, sublimation. Second, crystallization. Third, distillation. Fourth, differential filtration. Fifth, chromatography.
प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट बाय मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड बाय बॉइलिंग, ठीक है ना, बिकॉज ईच प्योर कंपाउंड हैज इट्स शार्प एम्प्टी ऑब्लिक, जैसे पार्ट का मैंने एग्जाम्पल, ठीक है ना, शार्प, ठीक है ना। तो अब मैं कौन सा शुरू करता हूँ, सबलिमेशन। बेटा तुम सब इंग्लिश मीडियम का भी है कोई का, या सब यूपी बोर्ड से है? कौन सी स्कूल से? हैं? अच्छा, तो तुमने 12th तो कर ली, तुम बेटा सर मैं बाबू से हो गई या कर रहे हो? सर हो गई। कब हो गई? इसी साल हुई होगी? नहीं सर, मैंने लॉकडाउन से पहले करी। और तुम बेटा था हैं? और तुम? तो ये तुम्हारी केमिस्ट्री की कौन सी क्लास है? सर ऑर्गेनिक की पहली क्लास। पहले फिजिकल और वो खत्म, फिजिकल खत्म? नहीं सर, फिजिकल में हो गया था सर एटॉमिक स्ट्रक्चर और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मूल कॉन्सेप्ट वाले सर। 2 चैप्टर हो गए। साल हफ्ते में कितने दिन चलती है क्लास? सर आज तो संडे को कई दिनों में आए हैं सर, वैसे संडे को छुट्टी रहती है। हाँ बेटा चलो, अब आइए वैसे कितनी और क्लास में यहाँ इसमें इस समय वैसे कितने एनरोल्ड हो? सर लगभग 30 या 33। बड़ा कम संख्या बच्चे, पता नहीं पड़ता हूँ क्लास चलेगी नहीं चलेगी। सर ऐसा ना बीच में गैप हो गया था, इस वजह से अभी 2 दिन पहले सर नोटिफिकेशन आया था व्हाट्सएप। अच्छा, तो अभी ज़्यादा लोग नहीं आते। अच्छा है ना, कल तो मैं आऊँगा अपनी बेटी को छोड़, परसों, ठीक है। तो अब आइए पहला लेते हैं हम सबलिमेशन। सबलिमेशन का साइंस समझते हो? हैं? हाँ बेटा, सबलिमेशन जानते हो क्या, किसे कहते हैं? सर सबलिमेशन होता है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हाँ हाँ, डायरेक्टली वो गैस में चले। गैसियस फॉर्म। हेलो, हाँ बेटा, और पूछ ले। हाँ, सबलिमेशन हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपात। ऊर्ध्व माने जो उड़ जाए, पात गर्म करने पर जो उड़ जाए, है ना, किसको कहते हैं, है ना, यूज्ड टू प्योरीफाई, यूज्ड टू सेपरेट sublimating compound like, इसका नाम बताओ, कपूर, है ना, लाइक कैम्फर, नेफ्थलीन, ठीक है ना, एक्सेट्रा, फ्रॉम नॉन sublimating impurities। कहाँ यूज किया जाता है सब्लिमेटिंग कंपाउंड को, जब हम नॉन सब्लिमेटिंग अर्थात, है ना, जैसे सपोज कीजिए कैम्फर में भूल से नमक मिल गया, है ना, तो कैसे दूर करेंगे,
नमक भी सफ़ेद कंकड़ी वाला। तो उसका काम क्या है ना, कि उसको हम गर्म करेंगे, वो वेपराइज है जो हो जाएगा, उसके वेपर्स को हम ठंडा कर लेंगे तो वो डिपॉजिट हो जाएंगी और नमक वहीं की वहीं रहेगा। जैसे पानी में मिला देते हैं वैसे है ना, वो पानी में मिला देते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, है ना। दूसरा है सेकंड क्रिस्टलाइजेशन, है ना, यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड ऑर्गेनिक सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी, है ना। किस पे बेस्ड होता है? इट इज based on the difference in the solubilities of compound and impure। कंपाउंड और उसकी इम्प्योरिटी में सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है। जैसे चीनी में नमक मिल जाए होता है, या सपोज कीजिए बूरे में पिसा हुआ नमक मिल जाए, बूरा तो जानते हैं, फिर कैसे करोगे, क्या करोगे, हैं? पानी में घोलोगे तो दोनों, फिर कैसे करोगे, हैं? इतनी देर में होगा ये, लेकिन जब कुछ तो बुरा भी हो जाएगा। भूल से तुमसे कह दिया जाए कि चाय बना के लाओ, हैं, और वो पड़ जाए तो क्या ऐसा सॉल्वेंट देखेंगे जिसमें एक चीज घुल जाए और दूसरी ना, तो कौन है? अल्कोहल, है ना। सॉल्युबिलिटी में अंतर है दोनों में, नमक नहीं घुलेगा, बुरा हो जाएगा। अल्कोहल उड़ा दो, धूप में रख दो, बुरा नीचे रहेगा, है ना। तो है ना, और सॉल्युबिलिटी याद रखना, प्रत्येक प्योर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी। जैसे चीनी और नमक दोनों पानी में घुलते हैं, लेकिन दोनों की सॉल्युबिलिटी में अंतर है। नमक की सॉल्युबिलिटी चीनी की अपेक्षा ज्यादा है। समझ रही है हर एक की, है ना। तो ये इस बात पर आधारित है ना। इट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट सिंपल क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल क्रिस्टलाइजेशन पहले तो ये बताओ, क्रिस्टलाइजेशन कहते किसे हैं? हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीकरण। किसी क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं पहले किसी भी सॉलिड को, है ना। जैसे तुमने देखा होगा लड्डू बूंदी के, देखिए ना, है ना। बहुत से क्या करते, शादियों में लड्डू बचा के रख लेते हैं, आराम से खाएं, रिश्तेदारों को खाने को नहीं देते, आराम से खाएंगे। लेकिन जब गर्मियाँ पड़ती तो वो लड्डू सूख जाते नहीं, सूख जाते हैं, चीनी ऊपर आ जाती है, और बिल्कुल चीनी कैसी होती है, सफ़ेद बिल्कुल
प्योर होती है, दैट मीन्स पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए जैसे चाशनी, ठीक है ना, और फिर उस चाशनी को ठंडा करिए तो चीनी क्रिस्टल के रूप में ऊपर अलग रहता है, दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन। और इम्प्योरिटी जितनी भी है वो सब चाशनी में रह जाएगी। समझ आ रही है? तो इसमें है ना सिंपल क्रिस्टलाइजेशन, तो हाँ व्हेन one component of mixture is insoluble, है ना, then this mixture is purified by simple crystallization. Simple ठीक है ना, जैसे मैंने अभी तुम्हें किसका एग्जाम्पल दिया, नमक और है ना, एल्कोहल के संग घोल दीजिए, नमक इंसॉल्युबल है वो नीचे रह जाएगा, ठीक है ना, और हमारा वो सब चीनी किस में चली जाएगी, वो और नमक और क्या नाम है एल्कोहल, चीनी किस में चली जाएगी, बात क्लियर हो गई। एक कंपोनेंट इनसॉल्युबल और क्रिस्टलाइजेशन तो तुम जानते हो, पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद में उस सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं, तो जो इनसॉल्युबल है वो फिल्टर आउट हो जाएगा और जो सॉल्युबल है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। उस सॉल्यूशन को चाहे वेपराइजेशन के द्वारा या किसी भी और मेथड से उसमें जो लिक्विड है उसको दूर कर दीजिए, प्योर सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब आती है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इफ both compound and impurity are दोनों ही सॉल्युबल, वो बात एक अलग है, दोनों सेम सॉल्युबल नहीं होंगे, बात समझ में आ गई, कोई ज़्यादा सॉल्युबल होगा, उसको हम क्या करते हैं कि या तो किसी एक सॉल्वेंट में या सॉल्वेंट के मिक्सचर में, कई सॉल्वेंट के मिक्सचर में, है ना, जैसे आयोडीन, ठीक है ना, आयोडीन के साथ में नेफ्थलीन मिल गई, बड़ी परेशानी कैसे करें, तो क्या करेंगे, अब नेफ्थलीन तो एल्कोहल में, नेफ्थलीन और आयोडीन दोनों एल्कोहल में हो जाते हैं, अब क्या करें, लेकिन एक कम घुलती है एक ज़्यादा घुलती है, तो ऐसे केस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, जो ज़्यादा घुलेगी वो पहले क्रिस्टलाइज होगी, जो कम घुलेगी वो बाद में क्रिस्टलाइज होगी, बात समझ में आ रही है। और ये मेथड बार बार रिपीट करते हैं, दैट मीन्स फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब जानते हैं, छोटे छोटे हिस्से, तुमने देखा होगा घरों में मम्मी बहन है ना चावल साफ करती हैं, छोटा छोटा हिस्सा लेके साफ, वो है फ्रैक्शनल, बार बार रिपीट करती हैं उसी प्रोसेस, तो हमें प्योर कंपाउंड मिल जाता है। समझ में आ गया, क्लियर होगी बात, है ना। तो ये कहाँ लागू होता है, क्रिस्टलाइजेशन कहाँ लागू होता है, जब हमें कंपाउंड सॉलिड हो और उसमें ऐसी इम्प्योरिटी मिली हो, या तो वो इनसॉल्युबल हो या उससे लेस सॉल्युबल हो या ज़्यादा सॉल्युबल, समझ में आता है। अब आता है दूसरा मेथड, आता है डिस्टिलेशन, है ना। डिस्टिलेशन
डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? डिस्टिलेशन ये बताओ, तुमने पढ़ा है क्या? सब प्योर वाटर कौन सा होता है? सब डिस्टिल वाटर होता है? तो डिस्टिल वाटर का मतलब क्या है? व्हाट इज द डिस्टिल वाटर? कैसा पानी, बरसात का पानी डिस्टिल वाटर होता है? हम उसके सामने ये भी तो लगा सकते हैं कि प्योर वाटर होता है। हम डिस्टिल वाटर शब्द क्यों लगाते हैं? डिस्टिल शब्द क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्या कि वो वाटर पहले वेपराइज होता है, वर्षा होने से पहले पानी से वेपराइज होता है और फिर वो कंडेंस होता है, देन दैट इज, अर्थात डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? जिसमें दो अपोजिट प्रोसेस होती है। फर्स्ट इज वेपराइजेशन, सेकंड इज कंडेंसेशन, है ना? जैसे ये वाटर है ना, ये वाटर H2O, इसको हीट किया, वेपराइजेशन, फिर वेपराइजेशन ये किसमें पहुंच गया? वेपर्स में पहुंच गया। इसको हमने क्या किया? कंडेंसेशन। That both process is called distillation. बात क्लियर हो गई? अब डिस्टिलेशन दो अपोजिट प्रोसेस होते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए वेपराइज किसको करोगे? लिक्विड को ही कर सकते हो, ठीक है ना? अगर सॉलिड को करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? सब्लिमेशन, है ना? इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई लिक्विड ऑर्गेनिक ठीक है ना? लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्योरीफाई करते हैं, है ना? जैसे तुम बता रहे थे क्या? पेट्रोल, क्या कहते हैं? ब्राउन डेंस लिक्विड, है ना? पेट्रोल कैसा होता है? हरा सा, ब्राउन सा, है ना? ग्रीनिश ब्राउन, है ना? और उसका भी अंतर है, अगर उसमें ब्राउन कलर ज्यादा है दैट इज द फॉसिल फ्यूल ऑफ द एनिमल्स, उसमें एनिमल्स की मात्रा है, कोई फॉसिल फ्यूल तो किसी से ही बन जाता है। और अगर ग्रीन कलर का है दैट इज द फॉसिल फ्यूल ऑफ प्लांट्स, है ना? और दोनों है, जैसे सुनामी आई थी तो पेड़ भी गए थे और जानवर भी गए थे, है ना? तो इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कितने प्रकार का होता है? इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, सिंपल डिस्टिलेशन, सेकंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सी सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और सी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, या इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहते हैं, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। और फोर्थ है स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है ना? हाँ बोलो। इवोपरेशन और वेपोराइजेशन, हैं? सर इवोपरेशन और वेपोराइजेशन। इवोपरेशन एट एनी टेम्परेचर,
वेपराइजेशन ओनली ऑन हीट, दैट मीन्स है ना, केवल हीट करने पे, दैट मीन्स वेपराइजेशन ऑन बॉइलिंग, बॉयल करने पर जो वेपर्स में बदलेगा वो वेपराइजेशन, ठीक है ना। दूसरी बात, वेपराइजेशन में हीटिंग इफेक्ट होता है, दैट मीन्स लिक्विड गर्म हो जाए। एवोपरेशन में कूलिंग इफेक्ट होता है, अर्थात लिक्विड ठंडा हो जाए, जैसे घड़ा पानी का, वहाँ पे एवोपरेशन होता है इसलिए पानी ठंडा हो जाता है, लेकिन सर उस पर भी जो है ना। और लेकिन एक और तारीफ, बॉइलिंग इज द कोल्ड, है ना, क्लोज प्रोसेस, बंद बर्तन में होती है वेपराइजेशन, जैसे प्रेशर कुकर है, वेपराइजेशन है, एवोपरेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? एवोपरेशन कैसा होता है? कुकिंग। एक और अंतर है, एवोपरेशन इज द सरफेस प्रोसेस, सरफेस है ना, और बॉइलिंग इज द बल्क प्रोसेस, अंदर से अंदर, कहता है ना मेरे अंदर है गुस्से है, वहाँ पर ये नहीं कहता कि मेरे अंदर एवोपरेशन आ रहा है, वो बात सब नहीं बोलता। अगर वो एवोपरेशन बोल देगा तो वहाँ पर कूलिंग हो जाएगी, गुस्सा शांत हो जाएगा, है ना। तो अब समझ में आ गया। तो अब आइए यहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन। फर्स्ट, इट इज यूज टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल तो तुम जानते हो शब्द, जो गर्म करने पर उबले नहीं, वेपराइज ना, ठीक है ना। जैसे समुद्र का है, कभी सोचा है कि पानी तो जब वर्षा होती है तो कभी पानी खाली आता है? नहीं, डिस्टिल वाटर, जबकि जमीन में तो निरी इम्प्योरिटी, बहुत इम्प्योरिटी, कहीं के पानी में कोई मिनरल्स है, कहीं के पानी में कोई मिनरल्स है, कहीं का पानी भारी है, कहीं का पानी मीठा है, कहीं का पानी खारी है, और समुद्र का कभी पानी ऐसा आता है, केवल वाटर ही वेपराइज होता है, उसके अंदर की इम्प्योरिटी वेपराइज नहीं होती है। वो अंदर की इम्प्योरिटी, जैसे समुद्र के पानी में कौन होता है, क्या कहते हैं जी साहब, इसमें तो बड़ा नमक है, नमक कौन है? नॉन, तो वेपराइज हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, और वो वाटर वेपर वर्षा के रूप में कंडेंस होकर के आ जाती है, नमक। समझ में आ गया? तो ये वहां पर लागू होता है। नंबर 2, इट इज यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड मिक्सचर, है ना, लिक्विड मिक्सचर हैविंग डिफरेंस इन boiling point more than 40 डिग्री। वो कुछ किताबों में 40 लिखा है, कुछ में 30 लिखा है, कुछ में 25। कहने का मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफ़ी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट इसका, 334 K, एंड एनिलीन बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 457, देख लीजिए 100 से ज़्यादा कम, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए, है ना, शहर में कौन मिल जाए, पानी,
तो बहुत मुश्किल से लिक्विड बॉयल होता है, पानी आसान से होता है। दूसरी बात, कभी कभार तुमने देखा होगा क्या होता है कि पूरी पका रही है उसमें पानी की छींटे पड़ जाती है, एकदम चटर चटर की आवाज़। क्यों? क्योंकि ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ऑयल तो वेपराइज नहीं होता, लेकिन वाटर का कम होता है, उसके कंपेरिजन वाटर का। समझ में आ गया? अब आते हैं फ्रैक्शनल स्टोरेज, डी पॉइंट, फ्रैक्शनल स्टोरेज। ये आएगी फ्रैक्शनल स्टोरेज। इट इज used to separate liquid mixture having the difference in boiling point less than 40 degrees. For example, ना स्प्रिट जानते हो क्या होता है? सर उसमें एल्कोहल की मात्रा होती है सर। हाँ, कितना होता है? 95%, है ना? एल्कोहल मीन्स इथाइल एल्कोहल प्लस 5%, ठीक है ना? तो है ना, एक शब्द आता है ग्रेनोल, जिसकी केमिस्ट्री में जिसके आगे ग्रेनोल लग जाए दैट इज 100%। जैसे ग्रेनोल एसिटिक एसिड, ग्रेनोल इथाइल, ये 100% इसमें है ना। तो ये क्या है, इतना तो हम प्योरीफाई कर सकते हैं, उससे आगे प्योरीफाई नहीं कर सकते। और इसको प्योरीफाई करने के लिए हम कौन सा लगाते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तो तुमने 12th में पढ़ा हो, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हैं, है ना? पढ़ा था 12th में, 11th में है ये, और 9th में भी। अब NCERT में 9th में आ गया। अभी कंपटीशन वाले अभी है का खींच नहीं है, अब ये 9th में पहुँचेंगे सब वेरिफिकेशन है। IIT अभी भी इनको है का 12th में नहीं करा, क्रोमेटोग्राफी ये सब नहीं, है ना? तो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कई तरह के होते हैं। इस तरह के होते हैं, इसमें बॉल्स डाल देते हैं, चाहे वो कांच की पड़ी हो, चाहे वो पत्थर की पड़ी हो, चाहे वो प्लास्टिक की पड़ी हो, ऐसी बॉल्स होती हैं जो रिएक्शन, जब मिक्सचर की वेपर्स इसमें ऊपर अंदर चढ़ती है वो एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंड होने के बाद में क्या होगी? वो ठंडी होगी। जब ठंडी होगी वेपर, तो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो देर में ठंडी होगी, और जिसका कंपोनेंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो जल्दी ठंडी। सपोज कीजिए एल्कोहल और वाटर, एल्कोहल उबल जाता है 72 पे और पानी उबलता है 100 पर, पहले किसकी वेपर ठंडी होगी? वाटर। एल्कोहल ऊपर चढ़ जाएगा। जब है ना, जब लेस वोलेटाइल मिक्सचर कंडेंस होकर के उसकी वेपर कंडेंस होकर के नीचे की ओर आएगी, और ऊपर से वेपर जा रही है, लिक्विड और वेपर दोनों मिलेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कौन सा होगा? जो है ना, जो मोर वोलेटाइल, जो क्या नाम है, लेस वोलेटाइल लिक्विड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है,
वो कंडेंस होकर नीचे आ रहा होगा, है ना, और नीचे से वेपर्स की मिक्सचर जा रही होगी, दोनों कंबाइन होंगी, तो वो तो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जो लिक्विड नीचे की ओर कर रहा था, हो सकता है वो दोबारा बदल जाए, लेकिन वेपर ठंडी होगी। तो ऊपर चढ़ते 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 कौन रह जाएगा, जो सबसे ज़्यादा हाई वोलेंट है, अर्थात अल्कोहल की वेपर आ जाएगी, और वो यहाँ की द्वारा होती हुई वाटर कंडेंसर से ठंडी होती है, और फ्लास्क में कौन रह जाएगा, पानी। दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। जैसे तुम बता रहे थे रिफाइनरी, है ना, रिफाइनरी में उनका तो डिफरेंस बहुत कम होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, है ना। तो रिफाइनरी में कैसे, इस तरह से होते हैं, कॉलम होता है, यहाँ पर भी कॉलम किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, और यहाँ पे स्लैब्स बनी होती है, मैश सिस्टम होता है, इस तरह से स्लैब्स, है ना, और इनमें पाइप लगे होते हैं, तो डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर इनकी वेपर से कंडेंस होकर के इन पाइप में बना कंपोनेंट्स। और जो वेपर कंडेंस नहीं होती है, तुमने देखा होगा रिफाइनरी मथुरा से आगरा जाओ तो उसकी चिमनी में से हर समय आग से निकलती है, अर्थात जो पेट्रोलियम वेपर है ना, कंडेंस ही नहीं हुई, ठंडी ही नहीं हुई, उसको चिमनी में से बाहर निकाल देते हैं, और वो इतनी हाईली, है ना, इमिशन करती है, इतनी हाईली इन्फ्लेमेबल होती है कि एटमॉस्फेयर की गर्मी से तुरंत आग और जल करके वो वहीं नष्ट हो जाती है, जिससे कि आगे एटमॉस्फेयर में या पेड़ पौधों में जलने का डर नहीं है। समझ में आ गया? दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आइए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, है ना, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। It is used to purify. It is used to purify less boiling liquid. That means high boiling and decomposes on its temperature. ऐसे लिक्विड को प्योरीफाई किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं। किसी एक का नाम बताओ। जैसे गन्ने का जूस, शहद, हाँ, अगर शहद को गर्म करोगे तो उससे पानी उड़ेगा नहीं, उल्टा जल जाएगा। गन्ने के जूस को गर्म करोगे तो उससे पानी उड़ेगा नहीं, उल्टा जल जाएगा, क्योंकि चीनी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाती है, समझ में, काली पड़ जाती है, जिसे कहते हैं चार्ज। तो ऐसे लिक्विड इसको, है ना, रिड्यूस्ड प्रेशर से डिस्टिलेशन के द्वारा किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? प्रेशर रिड्यूस करने से बॉइलिंग पॉइंट पर अंतर क्या होता है? पहले तो ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोथ बिकम्स इक्वल, दोनों बराबर, ठीक है ना। तो जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रिड्यूस कर दिया, वो पहले लो टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा,
और हमारा कंपाउंड क्या होगा, डिकम्पोज होने से बच जाएगा। समझ में आ गया, डिकम्पोज होने से बच जाएगा और उसमें जो इम्प्योरिटी है वो रहेगा। समझ में आ गया, क्लियर होगी बात। अब आइए, है ना, स्टीम डिस्टिलेशन, है ना। देखिए स्टीम डिस्टिलेशन क्या चीज है, ये बताओ। कन्नौज क्यों प्रसिद्ध है? परफ्यूम कैसे निकाला जाता है, कौन सी प्रोसेस लगता है? ये तो सुना है कि हाँ भाप वगैरह। भाप वगैरह, दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। प्लांट से, फ्लोवर से जो ऑयल निकाला जाता है वो स्टीम डिस्टिलेशन। जबकि ऑयल क्या है, वाटर इमिसिबल है। अर्थात इसमें हम कौन सा मेथड लगाते हैं, इट इज यूज्ड टू सेपरेट या प्योरीफाई द कंपाउंड which is miscible with steam but insoluble in water. For example, amine, है ना। क्या करते हैं, हाँ है ना, फूलों को एक बड़े से कढ़ाव में क्या करते हैं, उनको स्टीम के द्वारा क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म होने पर, स्टीम के द्वारा गर्म होते हैं तो उनके अंदर का पानी भी वेपराइज होता है और उनके अंदर का क्या, ऑयल भी वेपराइज होता है। और जब हम उसको कंडेंस करते हैं तो कंडेंस करने पर पानी भी कंडेंस होगा लिक्विड के रूप में और ऑयल भी कंडेंस होगा लिक्विड के रूप में। बोथ आर इन मिक्सिंग। पानी भारी होता है, ऑयल हल्का होता है, ऑयल ऊपर रहता है, पानी नीचे होता है। दैट इज सेपरेटेड बाई सेपरेशन फिल्टर, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। अब स्टीम डिस्टिलेशन में दो का प्रेशर होता है। किसका प्रेशर होता है, एक तो स्टीम का प्रेशर होगा और एक किसका प्रेशर होगा, ऑयल का प्रेशर होगा, कंपाउंड का प्रेशर होगा। सपोज कीजिए स्टीम का प्रेशर कितना है, P1 और इसका प्रेशर कितना है, ऑयल का P2। दोनों का सम कितना हो गया और ये कितने के बराबर हो गया। अगर मैं ये, तो ये स्वाभाविक, अगर मैं P2 में P1 जोड़ रहा हूं तो P के बराबर होगा। इन अदर वर्ड आई कैन से दैट P2 लेसर देन P3, अर्थात P2 की वैल्यू ऑयल के कंपाउंड, ऑयल के वेपर प्रेशर की वैल्यू किससे कम है, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे ये भी फायदा है कि ऑयल डिकम्पोज भी नहीं, समझ में आ रही है, ऑयल डिकम्पोज भी नहीं होगा। ये नहीं है कि वो जल जाए। अब क्लियर होगी बात, दैट इज द डिस्टिलेशन, है ना। तुम्हारा अब कौन सा रह गया है, ठीक है ना, है ना। अब क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी ये क्या है, बॉटनिकल गार्डन।
इसको हम कहते हैं क्रोमा, ये लैटिन वर्ड है। क्या है? क्रोमा। क्रोमा किसको कहते हैं? कलर। पहला ही आ गया कि जो कंपाउंड कलर होते हैं, कलर कौन से? पहले कौन से? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को किससे निकाला जाता था? प्लांट से। है ना? तुम तो जानते हो अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रोटीन्स बनाने के काम में आते हैं। तो अमीनो एसिड्स कैसे होते थे? कलर्ड होते। कंपाउंड कलर्ड हो, माइन्यूट अमाउंट में हो, बहुत कम मात्रा में हो। अब तो कलरलेस भी हो तब भी कोई होता है, लेकिन अगर कलरलेस भी है फिर भी उसको कलर्ड करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे ये पता पड़ जाए कि ये कंपाउंड ये है। वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है। अगर अमाउंट बहुत कम है या कलर्ड है या कलरलेस है या किसी भी मेथड से वो प्योरीफाई नहीं हो रहा, तो मैं लग रहा है कि उन जो भी मेथड हैं, चाहे वो सिंपल डिस्टिलेशन हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे सब्लिमेशन हो, चाहे तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन हो, तो मुझे ये लगता है कि इससे 100% प्योर नहीं मिलेगा, है ना। एट लास्ट, है ना, वी टेक द हेल्प ऑफ दिस मेथड। इसमें 100% प्योरिटी की गारंटी इस बात पर आधारित होता है ना, ये बेस्ड ऑन, है ना, बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेस या बेस्ड ऑन एड्रेस। है ना, अर्थात इसके दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेशनरी फेस होता है, स्टेशनरी फेस होता है, और दूसरा मोबाइल फेस होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टेशनरी फेस पर क्या करते हैं? मिक्सचर को चिपका देते हैं, मिक्सचर को डाल देते हैं, ठीक है ना। और फिर उस पर मोबाइल फेस, चाहे वो मोबाइल फेस कोई सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट का मिक्सचर हो, चाहे वो गैस हो, उस पर फ्लो किया जाता है, बहाया जाता है, और फ्लो करने पर, है ना, उसके कंपोनेंट सेपरेट तो अलग कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। दैट इज क्रोमेट। अब तुम बात ये आ रही है कि तुम्हारा स्टेशनरी फेस कौन सा है और मोबाइल फेस कौन सा। इनकी नेचर के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है? दो टाइप्स की होती है, टू टाइप्स। फर्स्ट, है ना, फर्स्ट एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सेकंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, तुम्हारा एडजॉर्बमेंट कॉलम कैसा है, ठीक है ना। तो ये दो तरह की होती है, ए एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी होती है बी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसको हम क्या कहते हैं? ELC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है?
एडजॉर्बेंट कॉलम, एडजॉर्बेंट जानते हो, जो किसी चीज को एडजॉर्ब चिपका ले, है ना। उस एडजॉर्बेंट को हम किसी एडजॉर्बेंट, चाहे वो हमारा सिरका हो सकता है, हाँ भाई साहब क्या बजे चले चले, अरे ना भाई साहब आज मैं नहीं ना, बताऊं क्यों, कल मुझे बेटी छोड़ के आनी है मेरठ, हाँ तुम्हारा सामान दिलवाऊंगा, ठीक है ना। हाँ देखो इसमें क्या करते हैं, एडजॉर्बेंट होता है, वो एडजॉर्बेंट में या तो सिरका जेल होगा और एल्यूमिना, इसमें भर देते हैं और इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर को किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में घोल करके डाल देते हैं, है ना। ये मिक्सचर है, तो मैंने जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हर एक का सॉल्युबिलिटी निश्चित होती है, हर एक का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, ऐसे ही हर एक की एडजॉर्प्शन कैपेसिटी भी निश्चित होती है। हाँ बेटा, हाँ बस 1 मिनट में फ्री हो, ठीक है, आ जाओ। तो ये जो एडजॉर्बेंट है जब हम डालेंगे तो याद रखना, जिसकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे नीचे है, और जिसकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर, और जिसकी इंटरमीडिएट है वो नीचे। उसके बाद में इस एडजॉर्बेंट कॉलम पर हम एक ऐसा लिक्विड डालते हैं जिसमें सभी कंपोनेंट इनसॉल्युबल होते हैं, दैट इज द मोबाइल बेस। और ऐसा लिक्विड जो जिसमें ये सभी कंपोनेंट इनसॉल्युबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इल्वेंट, हिंदी में कहते हैं निक्षालक। कभी कोई भी कपड़ा धोता है पटक पटक करके मारता है, पहले गाँव में बहुत धोते थे, है ना, कोई साबुन कुछ नहीं लगाया, जो बम्बा किया, नहर की रेत होती वही में कपड़ा लपेटा, पानी में भिगोया, उसी में पत्थर, उसी से रिन जैसी सफाई हो जाती। क्यों हो जाती थी, वो एक शब्द बोलते थे जब कपड़े को पटकते थे ना, उसको कहते थे छियो, कोई बोलता है शब्द छियो, वो छियो दैट मीन्स निक्षालक, क्योंकि कपड़े पर जो बायोलॉजिकल डर्ट लगी हुई है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और क्लोथ इज द एडजॉर्बेंट कॉलम। तो स्वाभाविक है वो उसको बहा करके ले जाते हैं क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। तो जब हम इसमें फ्लो करेंगे तो वो इन कंपोनेंट को बहा करके ले जाएगा। सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट निकलेगा, ए। अब ए इसमें क्या है, इनसॉल्युबल, अगर लाइटर है तो ए ऊपर रह जाएगा और इल्वेंट नीचे, दोनों इनसॉल्युबल है, ऐसे ही भी हो जाए, क्लियर होगी बात। अब बात है ना, अब बेटा अभी तो वास्तव में इतना ही, समझ में आया थोड़ा बहुत।